दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर। अभी हाल ही में देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभाओं में उपचुनाव हुए थे, जिसके अंदर पश्चिम बंगाल भी था, त्रिपुरा भी था, उत्तर प्रदेश भी था, झारखंड भी था। और इन जो राज्यों के उपचुनाव हुए, इस उपचुनाव में सबसे अधिक अगर किसी उपचुनाव की चर्चा है तो वो घोसी की है। वो घोसी उपचुनाव की चर्चा किस लिए है, इसी विषय को लेकर आपसे रूबरू हूं। सबसे पहले तो ये मान लिया जाए कि जो घोसी है वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है, तो वो खुद ब खुद अपने आप में ही मायने रखने वाला क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति के अंदर एक अपना अलग वजूद रखता है। आपसे चर्चा में इसलिए है कि आखिर उत्तर प्रदेश के घोसी में उपचुनाव की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो उत्तर प्रदेश के घोसी से विधायक दारा सिंह चौहान थे, समाजवादी पार्टी के। 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उससे ठीक पहले वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, विधायक बन गए। विधायक बनकर जब सत्ता समाजवादी पार्टी की नहीं आई तो दारा सिंह वापस बीजेपी में चले गए। आपको पहले दारा सिंह के बारे में बता दें कि वो देश की लगभग हर पार्टी में रह चुके हैं, यानी कि कभी भी दल बदल कर लेना उनके स्वभाव में शामिल है। तो दारा सिंह ने जब अब की बार दल बदल किया विधायक रहते हुए, समाजवादी पार्टी का जब विधायक चुने के बाद जब उन्हें ये लगा कि सत्ता नहीं मिली, तो उन्होंने दल बदल किया भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने जाकर के विधायकी से इस्तीफा दिया। बस राजनीति यहीं शुरू होती है। राजनीति क्या है कि एक तो घोसी का जो उपचुनाव था, हालांकि वहां अगर देखा जाए तो सियासी जमा घटा अगर किया जाए तो ना समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ ना बीजेपी को नुकसान हुआ, क्योंकि घोसी की सीट समाजवादी पार्टी की सीट थी और वापस अब समाजवादी पार्टी के पहले दारा सिंह विधायक थे तो अब बदलकर सुधाकर विधायक हो गए। और जो बीजेपी के विधायक जो कभी दारा सिंह नेता हुआ करते थे, जो 2022 के चुनाव से पहले चले गए थे, तो अगर बीजेपी को फायदा हुआ तो ये हुआ कि वापस दारा सिंह उनको मिल गए। लेकिन राजनीतिक रूप से, सियासी रूप से वहां प्रदेश की सत्ता को, प्रदेश की सरकार पर, प्रदेश की विधानसभा में किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा। घोसी उपचुनाव के 2 संदेश हैं। एक संदेश तो राजनेताओं के लिए है कि जनता दल बदलुओं को ज़्यादा पसंद नहीं करती, जनता दल बदलुओं को बहुत जल्दी धूल चटा देती है। दारा सिंह ने क्योंकि समाजवादी पार्टी का विधायक होते हुए रिजाइन दिया सत्ता के लालच में आकर के, और रिजाइन देने के बाद में जब वो दोबारा चुनाव में गए तो उनको लगभग 22,000 वोटों से चुनाव जिताया था 2022 में घोसी की जनता ने, और जब वो उपचुनाव में गए तो उससे 2 गुने वोटों के अंतर से उनको हरा दिया। और अब बात आती है दूसरी ये कि आखिर उसका राजनीतिक संदेश क्या है, जनता ने आखिर राजनीतिक संदेश क्या दिया, और खासकर बीजेपी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो किस हद तक आगे प्रभावित होगी। आपको ये बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश के इस समय सर्वे सर्वा हैं, और मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज योगी का डंका बजता है, तो योगी नहीं चाहते थे कि दारा सिंह को बीजेपी में शामिल करवाया जाए। बीजेपी में शामिल करवाने का जो प्रस्ताव था, जो बीजेपी में शामिल कराने की प्रस्तावना थी, वो भाजपा हाईकमान की थी, और भाजपा हाईकमान का मायने मोदी और शाह की जोड़ी, यानी कि अमित शाह जी ने ज्वाइन करवाया था दारा सिंह को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में। और दूसरे एक नेता है वहां पे ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव पार्टी के जो नेता हैं, और उस पार्टी को भी अगर ये कह दिया जाए कि ओम प्रकाश राजभर को भी योगी आदित्यनाथ कोई खास पसंद नहीं करते। दोनों के पीछे मैंने आपको 2 नाम बोले, एक दारा सिंह जो प्रत्याशी थे और दूसरे ओम प्रकाश राजभर जो अभी हाल ही में एनडीए का हिस्सा बने और जिन पर अमित शाह जी को बहुत नाज है। अमित शाह जी ने बहुत उनके शान में कसीदे पड़े थे कि अब इंडिया को वो बहुत कमज़ोर कर देंगे, एनडीए मजबूत हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के अंदर नए समीकरण बनेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ को ना ओम प्रकाश राजभर कोई खास पसंद है और ना ही कोई वो उनको दारा सिंह कोई खास पसंद है। दारा सिंह की नापसंदगी के पीछे तो सबसे बड़ा रीज़न एक माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में रहते हुए, विधायक रहते हुए दारा सिंह चौहान ने बहुत विश्वमन किया था योगी आदित्यनाथ के बारे में। योगी आदित्यनाथ के लिए जो उनके बयान हुआ करते थे वो राजनीतिक रूप से जो गिरे हुए बयानों की पराकाष्ठा होती है उसमें गिने जा सकते थे। और अब बात आती है ओम प्रकाश राजभर की। तो ओम प्रकाश राजभर को भी लेकर के मोदी जी
और अमित शाह भले ही कितने ही आगे प्लानिंग करते रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ उनको लेकर भी कोई सहज नहीं थे। आपको ध्यान होगा कि जब पिछली सरकार थी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, तो ओम प्रकाश राजभर उस सरकार में मंत्री हुआ करते थे। गठबंधन तोड़ कर आए थे और गठबंधन तोड़ करके उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। ओपी राजभर साहब की एक बात जरूर है कि जब वो योगी जी के साथ गठबंधन में थे, जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, तो उनको बीजेपी रास नहीं आती थी, और जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आ गए, पहले तो उन्होंने अखिलेश की शान में खूब कसीदे पड़े, लेकिन जब कहीं थोड़ा सा नाराज होने हुए शुरू हुए तो उन्होंने अखिलेश को फर्श से अर्श पर लाने के जो यानी कि जो उनके राजनीतिक बयान थे उनके अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तीसरा एक और इफेक्ट था वहां का घोसी उपचुनाव का। आईएएस से नेता बने अरविंद शर्मा यानी कि एके शर्मा, जो मोदी जी के बहुत नज़दीक हैं, और उनके विभाग में बताया ये जाता है कि हालांकि अरविंद शर्मा के बारे में बड़ा स्पष्ट कहा जाता है कि बहुत ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता हैं, नौकरशाह से राजनीति में आए हुए हैं, लेकिन उनके विभाग के बारे में इस समय बड़ी चर्चा आम है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जो उनके विभाग के अंदर ठेकेदारों के साथ में कमीशनबाजी का जो खेल चल रहा है, 25 से 40% कमीशन का खेल चलता है, और इस सब को लेकर वहाँ के जो भ्रष्टाचार का मामले बने उसको भी लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी थी। एक फैक्टर मुख्तार अंसारी भी थे कि मुख्तार अंसारी को सजा होने के बाद में, हालांकि एक समय वो था जब इंटरनल रूप से ये कहा गया कि मुख्तार अंसारी बीजेपी के लिए हनुमान की भूमिका में हो गए थे, लेकिन इस समय क्योंकि हाल ही में वहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक समीकरण काफ़ी चेंज हुआ है, वो भी बहुत प्रभावशाली रहा उस चुनावी हार में। लेकिन सबसे अधिक जो प्रभावशाली रहा वो ये रहा कि योगी आदित्यनाथ क्योंकि उनको पसंद नहीं करते थे। भले ही ये संदेश दिया गया, भले ही योगी ने घोसी में जाकर प्रचार किया, ये संदेश भी दिया गया कि अगर दारा सिंह चुनाव जीत गए तो फिर से मंत्री बन जाएंगे, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी, जो अमित शाह जी ने ज्वाइन करवाया उनको, पहले दारा सिंह को जो समाजवादी पार्टी के विधायकशिप छोड़ करके उनको बीजेपी में शामिल कराया, और दूसरा जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन हुआ, इन दोनों को लेकर कहीं ना कहीं योगी असहज थे, और योगी ने कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे संदेश दे दिया कि भाई अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आपने अपनी चलाई तो फिर हम अपना खेल कर देंगे। घोसी के उपचुनाव का एक बहुत बड़ा बीजेपी के लिए संदेश है कि वहाँ और मतदाता तो जो गए, मान लिया कि मुस्लिम मतदाता गया तो मुस्लिम आज बीजेपी के खिलाफ है और समाजवादी पार्टी या विपक्षी पार्टियों का वो कोर वोटर हो चुका है, लेकिन जो झटका मिला वो मिला ठाकुर यानी कि राजपूत वोटर का और ब्राह्मण वोटर का। अगर जो वहाँ का चुनाव परिणाम था उस पर जब सियासी लोग नज़र डालते हैं तो ये परिणाम निकल कर आता है कि घोसी उपचुनाव के अंदर राजपूत यानी कि ठाकुर और ब्राह्मण मतदाताओं ने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट दिया। अब अगर ये मतदाता जो कि बीजेपी के कोर वोटर माने जा रहे हैं पूरे देश के अंदर, अगर वो खिसक कर समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए तो उसका भी एक स्पष्ट संदेश है कि कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान को प्रदेश नेतृत्व ने ये संदेश देने की कोशिश की और ये संदेश दे दिया कि अगर आपने अपनी चलाई तो फिर उत्तर प्रदेश अपनी चलाएगा। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, 2024 का रणभेरी बज चुकी है लगभग, और 22 सितंबर को जब यानी कि सेशन खत्म होगा, लोकसभा का सत्र खत्म होगा, तो उसके तुरंत बाद ये तय हो जाएगा कि जो एक शिगुफा छेड़ा गया है वन नेशन वन इलेक्शन का, वो कितना सक्सेस होता है और या क्या कि चुनाव कब हो सकते हैं। और मान लिया जाए कि 2024 के लिए जो चुनाव होना है उस सेशन के बाद उसकी रणभेरी बज जाएगी, और ऐसे में बीजेपी के लिए यूपी बहुत ज़रूरी है। और अगर यूपी बहुत ज़रूरी है तो फिर कहीं जो इंटरनल पॉलिटिक्स है बीजेपी की, योगी वर्सेस शाह, कहीं वो ज़्यादा असरकार हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए कहीं अड़चन ना पैदा हो जाए। योगी जी का स्पष्ट संदेश है। जिस प्रकार से वो घोसी का उपचुनाव है, मैंने आपको पहले कहा और एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि घोसी का उपचुनाव केवल एक उपचुनाव नहीं था, घोसी का उपचुनाव केवल समाजवादी पार्टी और बीजेपी का चुनाव नहीं था, घोसी का उपचुनाव केवल इंडिया और एनडीए का उपचुनाव नहीं था, बल्कि घोसी का उपचुनाव बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स का भी चुनाव था। और उस इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर योगी बाबा का एक स्पष्ट संदेश चला गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनको इग्नोर करना आसान नहीं रहेगा। कैसा होगा, राजनीतिक समीकरण कैसे बनेंगे, किस प्रकार से, अब क्योंकि भविष्य में नए नए गठबंधन अभी जो शुरू हुए हैं उनके अंदर और भी इजाफा होगा, तो उस स्थिति में बीजेपी के लिए अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को भी लेकर के
अगली वीडियो में कभी आपको बताएंगे कि नितिन गडकरी जी का आजकल किस प्रकार का मिजाज चल रहा है। तो ये यूपी के मिजाज के बारे में हमने आपको बता दिया कि योगी का स्पष्ट संदेश है कि उनको इग्नोर करना आसान नहीं है। और वाकई देश की राजनीति में आज योगी को इग्नोर करना कोई आसान नहीं है। योगी को इग्नोर करना कोई छोटी बात नहीं है। योगी जी को इग्नोर करने की सोचना भी उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर आज कोई आम बात नहीं है। तो आने वाले चुनाव में कैसे माहौल बनेंगे, किस प्रकार का जनता संदेश देगी, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के मिजाज होंगे, इन सब से आपको समय समय पर रूबरू कराते रहेंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।